फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। चलिए फटाफट कुछ बना लेते हैं पिक्चर। ठीक है, बनकर तैयार है। क्या कुछ एक चीज सिर्फ बाकी है, इसका नाम है अंडाशय, जो यहाँ पर होगा। क्या ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या हो गया? अंडाशय। नामकरण कर लें फटाफट। तो चलिए देखिए, याद करो, अभी जस्ट बताया क्या करेंगे इसको, अंडाशय बोलेंगे। चलिए, ये हो गया अंडाशय, ओवरी ना, ओवरी, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो याद होगा, बताते कि जब इसमें अंडा निकलेगा तो ये पकड़ेगा। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग फिम्ब्री। क्या बोलेंगे? फिम्ब्री, ठीक है। इसके ऊपर का ये पोर्शन कहलाता है एम्पूला। ठीक है, इसको बोलते हैं अन्नवाहिनी, ओविडक्ट, या फिर कहेंगे फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। तो जस्ट लाइक सेम स्ट्रक्चर इधर भी है इतना, ठीक है। फिर क्या बताते कि इसके बीच का जो ये स्ट्रक्चर होगा, बीच वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गर्भाशय। यूट्रस ना, यूट्रस, ठीक है। ये पोर्शन किसका है? योनि, सोचते हैं वेजाइना, ठीक है। उसके बाद बताते कि यहाँ पर एक होता है पतला सा झिल्ली जो टेम्परेरी होता है, इसको बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलेंगे? हाइमेन, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। क्या नाम है? इंग्लिश नाम ही है ये भी। और बाहर जो छिल से खुलता है उसको बोलते हैं वल्वा। क्या बोलेंगे? तो इतना अगर आप नाम लिख देते हो तो मैक्सिमम होगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर देते हैं, पूरे सिस्टम को एलेबोरेट कर देते हैं शुरुआत से। एक बार ध्यान से समझ लो कि जो मानव का जन्म तंत्र है वो कैसे अपने पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करता है। एक जन्म काल में जब शिशु को जन्म देना होता है तो पूर्ण रूप से किस प्रकार से अपनी पूरी प्रक्रियाओं को फॉलो अप करेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था इनिशियली नर के जन्म तंत्र का वृषण का पोर्शन, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या बना था? शुक्राणु बना था। तो उसी प्रकार से इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पार्ट होगा वो अंडा से होगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा? अंडा बनाएगा। क्या बनाएगा? अंडा। तो हम कल भी समझाए थे
है ना, कि किस प्रकार से अंडे का निर्माण होता है। लेकिन एक बार आपको हम बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से समझा देते हैं किस प्रकार से अंडा बने। तो पहले तो अंडाशय की चर्चा होगी। अंडाशय, अच्छा, मासिक चक्र का कॉन्सेप्ट बता दिए है ना, ध्यान में है ना सारा चीज। तो कभी जब उसको यूज करेंगे यहाँ पर समझाने के क्रम में, तो उसको अपना इमेजिन करना कि चलो ऐसा कुछ प्रक्रिया हुआ होगा, ठीक है ना। जो लोग ना जानते हैं, ना देखें, तो देख लेंगे पीछे का वीडियो, हो जाएगा, आपका भी फायदा, हमारा भी ना। चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा अंडाशय के बारे में, ठीक है, जो कि आपको हम बताए थे। अंडाशय जो होता है, मादा के जनन तंत्र में एक जोड़ा पाया जाता है। कितना पाया जाएगा? एक जोड़ा। कितना पाया जाएगा? ये जो दिख रहा है वो एक है या दो है? दोनों तरफ दो है ना, तो एक जोड़ा हुआ। और आपको बताए थे कि जो शरीर होता है ना, इस प्रकार से आएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर से ना जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से जब आएगा और ऐसे जाएगा, है ना। ये पूरा जो होता है कमर के एरिया में होता है। ये जो होगा ना, कहाँ होगा? कमर के एरिया होगा, समझ गया। चलो, तो अब क्या है कि कमर जो अंदर से उदर गुहा होगा, कमर के हल्का ऊपर के भाग, उदर गुहा मतलब पेट। तो पेट के आंतरिक सतह से ये अंडाशय रहता है जुड़ा, सटल रहता है, ठीक है। तो किसके द्वारा रहेगा सटा हुआ? तो इसके ऊपर होता है एक संयोजी ऊतक का परत। क्या होता है? संयोजी ऊतक का परत होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वहां पर भी गोल ही होगा, है ना। तो एक आवरण होता है, क्योंकि जैसा अंडाशय होगा वैसा आवरण होगा, उसके ऊपर सटल सटल रहेगा, तो है कि नहीं। तो चलिए, तो इस प्रकार का आवरण होता है। इस आवरण को हम लोग कहते हैं, जो आवरण बना हुआ होता है वो संयोजी ऊतक को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे इसको? पेरिटोनियम, ठीक है ना, सुनकर के लिखना। क्या बोलेंगे उसको? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की झिल्ली कहते हैं। और पेरिटोनियम की झिल्ली का एक और नाम वहां पर मेंशन किया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मेसोवारियम। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन हो जाएगा कि पेरिटोनियम की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मेसोवारियम कहते हैं। और यह एक संयोजी ऊतक का बना होता है, और उस संयोजी ऊतक को हम बोलते हैं, जिसका ये बना हुआ है, उस ऊतक को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसका बना हुआ था वृषण कोश कहलाया। तो किसका बना हुआ है? ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक संयोजी ऊतक का। और उसी के अंदर क्या रहता है? स्वस्थ अवस्था में रहता है। क्या तक बात क्लियर है ना। तो हम पहला ये लिख सकते हैं ना, फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं कि अंडाशय के ऊपर हो गया पेरिटोनियम नामक एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसे मेसोवारियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोवारियम। और यह किसका बना होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है। एक आपको टर्म समझ में आ गया अंडाशय का, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, तो सेकेंड क्या होगा बता। तो हमारा तो अंडाशय का कॉन्सेप्ट इसलिए चल रहा है कि हम ये जान पाए कि अंडा कैसे बनेगा। तो बेसिक तो वही ना समझने का मतलब ये है, उद्देश्य है कि नहीं है। तो समझो कैसे होता है। अब आपको पता है मासिक चक्र, हम आपको समझा हुए हैं। मासिक चक्र जब होता है, तो मासिक चक्र में हम आपको समझाए थे कि ये काल जो होता है वो किसी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस प्रकार से चलता है। तो जब ये खत्म होगा, ये काल जब खत्म होगा, ये पीरियड जब खत्म होगा 3-4 दिन 5 दिन का, उसके पश्चात 12वें से 14वें दिन के अंदर, 12वें से 14वें दिन के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर से अंडाणु निकलेगा बाहर।
उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहते हैं। जब अंडाशय से क्या निकलेगा, अंडाणु बाहर निकलेगा, तो क्या कहेंगे उसको, ओव्यूलेशन बोलेंगे, अंडोत्सर्ग बोलेंगे। तो मासिक चक्र के लगभग 12वें से 14वें दिन में अंडाशय से अंडाणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। अब जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो ये रहता है तैयार फिम्बरी, समझ गए। या तो इस तरफ से निकलेगा या फिर इस तरफ से निकलेगा, अल्टरनेट होता है। किसी महीने में यहाँ से निकलेगा, किसी महीने में यहाँ से, एक ही टाइम दोनों पट्टी से ना निकलता है। और वही जब कभी इस तरह का कोई ट्रबुलेशन होता है ना, तो बच्चे जुड़वा हो जाते हैं। ठीक है, कौशल कुमार क्या देख रहा है, मोबाइल लिए हुआ है क्या, क्या देख रहा है मोबाइल? अरे हम यहाँ पर है तो मेरा वीडियो वहाँ पे लाइव अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, अभी लाइव चल रहा है तो वीडियो देख रहा है तो पहले ये ना समझेगा। कमाल हो गया। चलो, तो क्या होता है कि जैसे 12वें से 14वें दिन में क्या होगा, अंडा बाहर निकल गया, ये रहता है तैयार फिम्बरी। जैसे ही निकलेगा वो उसको लपक लिया है ना, और एक ही निकलता है ना, कितना निकलेगा, एक। वैसे एक स्त्री के संपूर्ण जनन वर्ष में, जो बात बोलेंगे उसको भी नोट डाउन कर लेना, जब देखना उस टाइम रिपीट। तो एक स्त्री के संपूर्ण जनन वर्ष में लगभग 400 से 450 अंडे बनते हैं। कितना, 400 से 450। ये जनन वर्ष का मतलब क्या, कि रजो दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति तक, यानी पहला मासिक चक्र से लेकर के अंतिम मासिक चक्र, याद है ना। तो उस पूरे काल में, और मेनोपॉज कब होता है, 45 से 50 साल में, तो उस टर्म तक में एक महिला के अंदर लगभग 450 तक अंडे बन सकते हैं। लेकिन 450 बच्चे होते हैं क्या, नहीं ना होते। तो सीधा मतलब है कि बाहर बहुत सारे अंडे क्या हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। तो कहाँ खत्म हुए होंगे, अंडाशय के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, समझ गए। कुछ ऐसा हार्मोन होता है जो रिलीज होता है केवल उसको नष्ट करने के लिए, और इतनी मात्रा में स्रावित होगा कि सारे अंडों को समाप्त कर देगा एक टाइम वाले का, और बचेगा केवल कितना, एक। तो वो यहाँ से क्या हो गया, निकला। अब यहाँ से निकलेगा कहाँ गया, फिम्बरी में, और फिम्बरी के बाद क्या एरिया क्या कहलाता है, एम्पुला। एम्पुला में होता है रेसा 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 स्ट्रक्चर, सीलिया जैसा बताए थे ना, जो ऊपर की तरफ होता है इस तरह से, जैसे आपके छोटे हाथ में रसा अंकुर होता है, वैसे रेसा रेसा धागा ऐसा होता है। ये अंडा को केवल ऊपर जाने देगा, लेकिन फिर पीछे आने नहीं देगा। तो अंडा ऐसे ससरते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, अंडवाहिनी, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पहुंच चुका है अंडा, कहाँ पहुंच चुका है, अंडवाहिनी। अब ये इंतजार करेगा किसका, शुक्राणु का, है ना। रानी आ गई है, किसका इंतजार है, राजा का। ठीक है, अब राजा कौन होगा, शुक्राणु होगा ऑब्वियसली, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब ये वेट करेगा, करेगी होगा, तो ये वेट करेगी, किसका वेट करेगी, शुक्राणु, समझ गया। अब चूंकि हम लोग को ये जानना है कि जन्म कैसे होता है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि निषेचन होगा, क्या होगा, निषेचन होगा। तो अब स्पर्म आएगा, है ना, फ्रॉम विजाइना वाया अपर एरिया ऑफ यूट्रस होते हुए कहाँ पहुंचेगा, अंडवाहिनी। ये पतली झिल्ली होती है, अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, अंडवाहिनी। वहां पर क्या होगा, निषेचन। लेकिन इसके बीच एक और बात समझिए, हम थोड़ा सा आगे इस चीज को हम रिपीट कर दें थोड़ा सा। अंडा बना कैसे, अंडा बना कैसे, वो चीज को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर बताएंगे कैसे होता है निषेचन। चलिए, तो बात क्या करेंगे, जैसे कि अंडाशय है, ये अंडाशय है। अंडाशय में आपको पता होगा, समझाए थे हम फर्स्ट वाले क्लास में, नरजन तंत्र वाले में, कि कोई भी नया जो सेल होता है, ठीक है, उसमें नई जो सेल का निर्माण होगा वो किससे बना हुआ होता है, तो एपिथेलियम उत्तक से। तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, एपिथेलियम उत्तक, और एपिथेलियम उत्तक से बनेगा अंड जनन कोशिका। क्या बनेगा, अंड जनन कोशिका। अब ये अंड जनन कोशिका जो है, ये कौन सी कोशिका है, कौन सी कोशिका है, तो जनन कोशिका। कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका। और आपको पता है जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें मान लो कि जनन कोशिका बन चुका है, और इसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन।
तो 68 ग्राम 4 भाग में बटेगा, तो ये कितना भाग में बट जाएगा? 4 भाग। तो हर जो चौथा भाग होगा, समझ गए, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। और ग्राफियन फॉलिकल बहुत सारा बन जाएगा, मान लो जब होगा विभाजन होगा तो कई सारे बनेंगे, लेकिन सारे ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व नहीं हो पाते हैं, सबका सब मैच्योर नहीं हो पाता है ना। सारा कुत्ता काशी नहीं जाएगा तो सब पंडित बन जाएगा, समझ गए। तो सारा का सारा मैच्योर नहीं होगा, कुछ ही मैच्योर हो पाता है। उसमें भी जो मैच्योर हो पाया उसमें से एक ही अंडा कंफर्म होगा बाहर निकलने के लिए, बाकी उसको भी अंदर ही भरना है। जैसे कि हम समझाए, निकलता क्या वो है, केवल एक ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना ग्राफियन फॉलिकल। अब जो ग्राफियन फॉलिकल बना, मान लो ग्राफियन फॉलिकल, इसको ग्राफियन पुटिका भी बोलते हैं, पुटा भी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। इसके ऊपर अब आवरण बनने स्टार्ट होंगे, लेयर्स बनने शुरू होंगे। तो जो पहला लेयर बनेगा, द फर्स्ट प्राइमरी लेयर जो बनेगा, मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल है और इसके ऊपर जो फर्स्ट लेयर बना, समझ गए, इस फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है किसका? ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर, ठीक है। अब बनेगा इसके ऊपर एक और लेयर, इस तरीके से बादल कुमार, बादल लगा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे? जो सेकेंडरी लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये सेकेंड लेयर बनकर तैयार हो गया। ये ड्यूरिंग द प्रोसीजर चलता धीरे धीरे बनता रहता है टाइम के साथ साथ। अब इसके ऊपर दोनों देखो, ये जो दो लेयर होगा ये रेगुलर लेयर होता है, नियमित, कहीं पर टूटा फूटा नहीं होगा। लेकिन अब जो तीसरा लेयर बनेगा ये इरेगुलर होगा, अनियमित होगा, कहीं कहीं पर टूटा फूटा भी हो सकता है। इसको बनाते टूटी रेखा ऐसे हो सकता है, समझ गए, इस तरह से होगा। इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, क्या बोलेंगे इसको? कार्पस ल्यूटियम। तो जब ये तीनों लेयर्स बनकर के तैयार हो जाएंगे एक ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर, है ना, तो अंडाशय में एक एरिया होता है एंट्रम का। तो ये बनकर के धीरे धीरे किसके नजदीक पहुंच जाएगा? एंट्रम के नजदीक। और एंट्रम के नजदीक जो अच्छा से पहुंच करके अपनी स्थिति को कायम कर लेगा वही अंडाणु कंफर्म हो जाएगा। अब बाकी जो पीछे छूट गया वो गया, वो से क्या हो गया? बाहर हो गया। समझ में आ गया बात? अब उसका इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। तो ये बनते बनते कहाँ पहुंच जाएगा? एंट्रम के नजदीक। बाकी सब पीछे छूट गया वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार एक प्रॉपर मैच्योर अंडे का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इतना बनने के बाद वो अच्छा, यही प्रोसेस में लगता है 10 से 12 दिन 14 दिन, और उसके बाद फिर वहां से क्या होता है? वो निकलता है, और निकलने के बाद कहाँ पहुंचता है? अंडवाहिनी। तो यहाँ तक का तो समझिए प्रोसेस है, कैसे कैसे पूरा बना, पूरा सीरीज में आपका कंट्रोल हो गया हर चीज। अब थोड़ा सा समझ आ गया, जब आपने इतना जान लिया, मिटा देना इसको, ठीक है। अब इतना के बाद समझो क्या होता है, ठीक है। अब अंडाशय के बारे में कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अंडाशय का सेकेंड टर्म समझ लो, इसका डायमेंशन यह 3 सेंटीमीटर लंबा होगा। कौन? अंडाशय 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 1 सेंटीमीटर मोटा होगा। ये डायमेंशन है किसका? अंडाशय का। अब बाकी मेन प्रोसेस आप समझिए कैसे कैसे बनाता है वो। तो अंडाशय का टर्म मेल खाने में क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका काम क्या है? पकड़ना अंडा को और अपने अंदर लेना, और एम्पुला का काम है यहाँ तक क्या कर देना। अब मामला कहाँ पहुंच चुका है? अंडवाहिनी। कहाँ पहुंच चुका है? ठीक है। अब आगे अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में क्या बताया कि वो इंतजार करेगा। अंडवाहिनी वो क्षेत्र होता है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि मादा के जनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? तो कहां पर होगा? अंडवाहिनी में होगा। कहां पर होगा? और अंडवाहिनी का जो डायमेंशन होगा वो होता है 12 सेंटीमीटर।
क्योंकि ये पूरा नली है ना, समझ गए? कितना सेंटीमीटर होता है? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। चलो, अंडवाहिनी वो स्थान हुआ जहां पर क्या हुआ? निषेचन। और अंडवाहिनी ही वो स्थान है जहां पर निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? ठीक है। अब थोड़ा सा आपको हम एक चीज बता देते हैं, समझ गए? थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे अब क्या होगा? यहाँ पर निषेचन होगा, लेकिन निषेचन में क्या होगा? शुक्राणु को अंडाणु में घुसना है ना। अब जल्दी तो देगा नहीं घुसने, रानी आसानी से मानेगी नहीं, कुछ तो काम करना पड़ेगा। क्या होता है घुसना? अब थोड़ा सा इस चीज को अगर समझना है कि कैसे प्रवेश करेगा शुक्राणु अंडा के अंदर, तो आपको हल्का सा जानना पड़ेगा शुक्राणु के बारे में, है ना, कि वो अपना क्या तैयारी करके आता है। उसको भी पता है कि भाई गेम जल्दी होने वाला है, तो कुछ तो करके जाना पड़ेगा तैयारी, है ना। चलो, तो हल्का सा पहले बता देते हैं शुक्राणु। इसको मान लो अभी तक हम 2 मिनट का ड्रॉप करते हैं, हल्का सा बताते हैं किसको? शुक्राणु। तब आप समझ जाओगे कितना होता है, ठीक है। चलो देख लीजिए ध्यान से। शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे करेंगे तो बन जाएगा। सबके अंदर हमारा वाला कलाकारी करना है, हो जाता है। क्या बात, बस ये भी होता है, गुरु गुर रह जाता है, चेला चिन्नी हो जाता है। अरे तो है, अच्छी बात है, चली हो जाता है, खुशी की बात है। शुक्राणु भी अपने आप में एक सेल है, तो इसमें केंद्रक होगा ही, तो इसी बात में तो ये केंद्रक होगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, समझा पाए ना। तो देखो, शुक्राणु का ये जो अगला पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये हल्का मोटा होता है, ये क्या होता है? मोटा, ठीक है। तो इस मोटे वाले भाग को हम कहते हैं एक्रोसोम। है, कौन बोल रही है? हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा बोल चमक रहा है। चलिए, दर्शकों से अपील रहेगा कि थोड़ा सा मैनेज करें, व्यवस्था उतना अच्छा नहीं, ठीक है ना। दर्शक भी देख रहे हैं व्यवस्था क्या। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? एक्रोसोम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या होगा? केंद्रक, ठीक है। ये पूरा एरिया होता है सिर का भाग, इसको हेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेड। ये एरिया कहलाता है नेक, यानी गर्दन, है ना। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? इस एरिया को बोलते हैं एक्सोनीम, इसको कहते हैं लंगड़ी, ठीक है। अब देख मछलियों को देखो कब चलते हुए, मछली वगैरह देखो, वो किसके कारण चल पाता है? पूंछ के वजह से। पूंछ जितना तेज मूव करेगा वो छटपटाएगा, उतना आगे जल्दी जल्दी भागेगा। ये भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर शुक्राणु का। ये इसको जल्दी रिसर्च करेगा या आगे तरफ बढ़ेगा, है ना। तो बेसिकली अब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कर रहा है इसको एनर्जी देने के लिए, वो सब चीज आपको पता ही है। हम ये समझाने का प्रयास करेंगे केवल कि कैसे ये प्रवेश करेगा किसके अंदर? अंडाणु के अंदर। चलिए, तो क्या होता है कि जो एक्रोसोम होता है ना, ये कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, समझ गए? तो क्या क्या करेगा? अब जैसे मान अंडा आया हुआ है, ठीक है, स्पर्म पहुंच गए, है ना। अब दोनों के बीच बातचीत चल रही है ना, समझ रहे हो ना? हाय हेलो हो रहा है, पहचान हो रहा है। अब जब मेन
टाइम आएगा, क्या प्रक्रिया चलना है। तो ये एक्रोसोम जो है, ठीक है ना, सबसे पहला जो हार्मोन स्रावित करेगा उसका नाम है जोनालाइसिन। जोनालाइसिन क्यों स्रावित किया जोनालाइसिन? क्योंकि जब ये गया बातचीत किया, इसे तो चला पता कि इसका पहला आवरण कौन सा था, जोना पेनिसिडा था, याद आया है ना। तो जोनालाइसिन को कौन तोड़ेगा? जोनालाइसिन। इसमें एक और एक समझ लेना, रिवर्स में स्रावित करता है। जो लेयर सबसे ऊपर है उसको पहले तोड़ना होगा, तो वो हार्मोन पहले होगा स्रावित। जैसे कोरोना रेडिएटा तो वो होगा पहले, है ना, तो उसको रिवर्स में समझना, ठीक है ना। जोनालाइसिन हो गया। दूसरा होता है कोरोना पेनेट्रेटिंग हार्मोन। कोरोना पेनेट्रेटिंग हार्मोन, ये तोड़ेगा कोरोना रेडिएटा। और आपको पता है लास्ट वाला तो वैसे भी टूटा हुआ, तो उसको तोड़ने का जरूरत में उतना है नहीं। तो ये एक्रोसोम रिलीज करता है ये दो हार्मोन बेसिकली, है ना। और इन दोनों की वजह से उस अंडाणु के ऊपर का दोनों जो लेयर है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो अब क्या निकल के आएगा बाहर? ग्राफियन फॉलिकल। और ये आसानी से किस में प्रवेश कर जाएगा? उसके अंदर। और ऐसे ही प्रवेश कर गया तो क्या हो गया? निषेचन। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है आपस में तो किसे कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? तो दिक्कत यहाँ तक तो कैसे हुआ पता चला निषेचन? अब जैसे ही हो गया निषेचन, समझ गए, तो अंडवाहिनी का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? धीरे 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 जाइगोट डेवलप होना शुरू होगा। और डेवलप होना शुरू होगा तो यहाँ से आना शुरू करेगा किसके तरफ? गर्भाशय। किसके तरफ? गर्भाशय। गर्भाशय का एरिया सामान्यतः होता है 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ा होता है ना, और लगभग 3.5 सेंटीमीटर के आसपास मोटा होता है। क्या बोल दिया हम? 7.5 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होगा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होगा। किसका एरिया? गर्भाशय। समझ गए? अब इसी के अंदर आएगा धीरे धीरे कौन? वो जो जाइगोट बना था वो। और यहाँ से यहाँ आते आते कितना टाइम लगेगा? कल बताए थे 22 दिन। कितना समय लगेगा? तो 22वें रोज में क्या होगा कि जाइगोट कहाँ करके स्थापित हो जाएगा? गर्भाशय के अंदर। और उस समय से वह महिला गर्भवती कहलाना बात समझ गया। लेकिन इस 22वें रोज में जाइगोट होकर डेवलप करते हुए आता है, और डेवलप होते होते करके जब उसके अंदर आएगा तो धीरे धीरे वो भ्रूण बनने के कगार पर पहुंच चुका होता है, या लगभग वो बनना शुरू भी हो जाता है। बात समझ गए। और यहाँ के बाद उसका क्या होगा? वृद्धि विकास शुरू होगा। बात समझ में आ रहा है? अब इस गर्भाशय के अंदर बहुत सारे मतलब टर्म चलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है थोड़ा सा उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं जल्दी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को? तो अब बात किसका करें हम लोग? गर्भाशय का। चलो देखो, डायमेंशन बता दिए। 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो गर्भाशय का एरिया है, इसमें एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है शुरुआत में, और इस पतले वाले झिल्ली का नाम होता है एंडोमेट्रियम। क्या होता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है। समझ गया? अब ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, जब इसके अंदर भ्रूण आ जाएगा, स्थापित हो गया, तो उसके बाद वो एंडोमेट्रियम धीरे 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 मोटा होना शुरू हो जाएगा। और पतला झिल्ली है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? मोटा लेयर बन जाएगा। और जब वो एंडोमेट्रियम मोटा लेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। प्लासेंटा, क्या बोलेंगे? प्लासेंटा या अपरा, है ना। क्या बोल रहे हैं? हो रहा है ना प्रोनाउंसिएशन कंफर्म? अपरा बोलना है, कपरा मत सुनना, है ना। अपरा समझ में आ रहा है? अपरा बनकर तैयार हो गया। तो जो फीटस जो है, जो शिशु है, वो किसके अंदर है? अपरा के अंदर है। यहाँ तक समझ गया। अब
दूसरा चीज आता है टर्म कि भाई जो शिशु अपरा के अंदर आ गया, अब उसका पोषण कैसे होगा, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा इसको, क्योंकि उसको तो पलना है ना, और उस पेट में सबसे ज्यादा उसको देना पड़ता है न्यूट्रिशन, क्योंकि उसको अभी फॉर्मेशन होना है, समझ गए। तब क्या होता है, अब देखो कैसे कैसे बनता है शिशु, उसका एक अलग सा लेके चलेंगे, है ना, ये कैसे सिर्फ आपको हम ऊपर सुनाते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो जो सेंटर पॉइंट होता है भ्रूण का, वो नाभि होता है, जो आपका नाभि दिख रहा है वो सेंटर पॉइंट था भ्रूण का, और नाभि से एक नली निकलती है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु कहा है इसको। अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगा अपरा से पास होते हुए, और माता के गर्भाशय के साइड से जो महाधमनी गुजरती है उससे में जाकर के वो चिपक जाता है, ठीक है। और चिपकने के बाद उस महाधमनी से रक्त को अवशोषित करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, और वही ब्लड किसको डायरेक्टली सप्लाई होगा, शिशु को, और उसी ब्लड से मैन्युफैक्चर होता रहेगा वो शिशु तब तक जब तक वो गर्भ के अंदर आया, समझ में, ठीक है। अब समय गुजरता गया, है ना, 3 महीना तक में क्या होगा, फर्स्ट महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो फर्स्ट के 3 महीने शिशु का जितना भी अंगतंत्र होता है वो बन करके शुरू हो जाता है, और सबसे पहले बनता है हृदय। सबसे पहला जो अंग बनता है भ्रूण का वो कौन सा बनता है, हृदय बनता है, हार्ट बनता है, और 3 महीने के अंदर उसका पूरा अंगतंत्र बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, समझ गए। और 3 महीने के बाद केवल और केवल उसका साइज इंक्रीज करता है, कोई भी नया चीज बनता नहीं, केवल साइज इंक्रीज होगा, बाकी के बचा हुआ 6 महीने में। केवल 1-2 टर्म ये होते हैं कि आंखों की पलकें अलग होती है 5वें महीने में, 5 महीने के अंत में बाल उगना शुरू होता है, समझ गए। उसके बाद जितना भी जो अंगतंत्र का निर्माण था वो तो खत्म हो गया 3रे महीने के अंत में, समझ गए। उसके बाद वो गति करना या मूव करना, लात मारना शुरू कर देगा लगभग 5-6 महीने के अंतराल के बाद, है ना, 6 महीने के बाद वो किक करना, अंदर में लात मारना शुरू कर देगा, बस समझ गए। इससे क्या आभास होता रहता है कि बच्चा मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से पूरा गर्भकाल गुजर गया, कितना समय का, 9 महीने। तो इसका अपना दायित्व पूरा हो गया, इसका दायित्व पूरा हो गया। अब एक काम बच गया गर्भाशय का, कौन सा बच गया उसका, तो बच गया ये कि अब जब गर्भकाल पूरा हो गया तो पूरा होने के बाद अब बच्चे का प्रसव होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या हुआ समझिए, प्रसव जब होगा तो जब बच्चा तैयार हो गया इसके अंदर, तब क्या होता है कि गर्भाशय के ऊपरी भाग से, गर्भाशय के ऊपरी भाग से क्या होगा, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। क्या नाम है उसका, ऑक्सीटॉक्सिन। इसको प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन स्रावित होगा। और ऑक्सीटॉक्सिन करता क्या है कि गर्भाशय के ऊपर से सिकुड़ाना शुरू करता है, ऊपर से पचकाना शुरू करेगा, समझ गए। अब उसके अंदर फीटस है, अपरा के अंदर, ऊपर से वो पचकना शुरू होगा तो फीटस आगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ से ये पचकना शुरू होता है, फीटस आगे तरफ बढ़ता है, ये एरिया पूरा ऐसे खुल जाता है, बात समझ गए। और ये फीटस धीरे धीरे आगे तरफ निकलना शुरू करेगा और जननाल के माध्यम से कहाँ आएगा, बाहर। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं, जन्म लेना बोलते हैं, प्रसव कहलाता है। तब से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रसव की प्रक्रिया को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीटॉक्सिन। बात समझ गए। इस प्रकार से कहां से बाहर आएगा वो, गर्भाशय से बाहर आ गया। अब पहुंचेगा कहां वो, योनि का जो लंबाई होता है वो ऑलमोस्ट 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, कैसे नदी, और इसमें कोई एक्सटर्नल ग्रंथि पाई जाती ही नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका सिर्फ 2 काम है, स्पर्म को ग्रहण करना, समझ गए, और कहां तक पहुंचाना, अंडवाहिनी तक पहुंचाना, समझ गए, या वहां तक के लिए मार्ग प्रदान करना, और दूसरा यूरिन को रिलीज करना, बस, बाकी इसका कोई काम नहीं। उसके बाद यहाँ से आगे आएगा तो आपको बताते हैं कि हाइमेन होता है, इसका काम भी कुछ नहीं है, ये टेम्परेरी एक समझ सकते हो कि एक लेयर होता है जो बाकी शारीरिक परिश्रम के कारण कभी भी टूट सकता है, खत्म हो सकता है, ये हमेशा बना हुआ नहीं रहता, ये टेम्परेरी एक झिल्ली जैसी रचना होती है बस। बाकी
इन लोगों का जो काम है लिगा मेजोरा का, वल्वा का, वो भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये केवल इसलिए होता है कि एक्साइटमेंट उत्पन्न कर सके, जो कि यहाँ आपको ये इस लेवल पर जाने का मेरे ख्याल में उतना जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली जो आपको जाना था अंडाशय के बारे में, अंडवाहिनी के बारे में, गर्भाशय के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया। फिर जब आप इंटर में जाइएगा ना तो आपको इसके अंदर किस प्रकार से बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सब भी सुनने को या देखने को मिलेगा। बात समझ गए? या फिर हम कहीं वीडियो बनाएंगे तो वहां पर उसका विस्तार कर दिया जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है, कोई समस्या नहीं। तो इतना अगर आपने जान लिया मादा के बारे में तो आपका अगला काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गया ना? अब देखो, नर जनन तंत्र, मादा का जनन तंत्र। अब आपको अगर पूरा अच्छा से समझना है तो अब क्या करना है, एक पेज में बना लीजिएगा आप किसको? नर के जनन तंत्र को। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है, तो एक पेज में क्या बना लेना है? नर के जनन तंत्र को। और उसी के जस्ट साइड में किसको बना लेना है? मादा की। और दोनों को जब आप बना लोगे तो दोनों को बनाने के बाद क्या करना है, अच्छे प्रकार से एक एक प्रोसीजर जानना है सबका, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। और फिर दोनों का तब टैली करना, तब पूरा दिमाग में क्या हो जाएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। अलग अलग जब तक रहेगा ना तब तक पूरा टैली आप नहीं करिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। क्योंकि एक दूसरे का जो काम हो रहा है वो एक दूसरे से मिलने के लिए हो रहा है, दोनों को आपको टैली करना पड़ेगा। और तब जाकर जो प्रोड्यूस होता है बच्चा, वहां तक आप अच्छे प्रकार से पहुंच सकते हैं। बात समझ गए? तो ऐसा कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए? किसी को कोई समस्या नहीं ना? तो यहाँ तक का मामला आपका समाप्त होता है। ठीक है, बाकी सबका तैयारी चल रहा है ना? याद कर रहा है? अच्छा, पीछे का इतना पढ़ा दिया, सबको याद हो गया? हाँ, जैसे जनन में जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां से पढ़ा वो सब याद हो गया सबको? शुरू से तो अभी थोड़े होगा, लेकिन जो जनन पढ़ा रहे हैं उसका तो हो जाना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए था। कल ऐसे कर रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है।